हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल अपने केडी कैरियर हब पर। तो कैसे हैं आप सभी? अच्छे, बढ़िया, चकाचक। तो और हमारी जो पहले सीरीज़ का मैंने एक वीडियो डाल दिया, किसका प्रचंड सीरीज चल रही थी, उसकी हमने एक क्लास हमने कंप्लीट कर दी, जिसमें टॉप 10 राजस्थान के प्रीवियस ईयर के जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम होता है उसके लिए हमने एक क्लासें कंप्लीट कर दी। ठीक है, उसको जाकर देखे अच्छे से उस। और हमने एक वादा और किया था आपको कि जो वोकेबलरी है उसके लिए भी हम एक क्लास या प्लान हम लाने वाले हैं। तो उसकी क्लास आज से स्टार्ट होगी। किसकी? वोकेबलरी रटना नहीं, अब सीखना है। ठीक है, उसकी फर्स्ट क्लास आज से हम स्टार्ट करेंगे। तो सभी अपने सोना बाबू, रिश्तेदार, सभी को आप बता दीजिए कि हमारी जो क्लास है वो आ चुकी है, वीडियो डल चुकी है। ठीक है, सभी को इन्फॉर्म कर दीजिए जिससे हर एक आप इसका लाभ उठा सके। ठीक है, ये पर्टिकुलरली ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो एसएससी के लिए, लेकिन जहाँ भी आपके पास इंग्लिश आती है वहाँ आपका ये क्लास इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, इंग्लिश जैसे रेलवे में आई तो चाहे रेलवे का कैसा भी एग्ज़ाम दो, एसएससी का कैसा भी एग्ज़ाम दो, बस उसमें इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है, इंग्लिश या अंग्रेजी जहाँ पे आ रही है तो वहाँ पर आपकी जो ये वोकैब सेक्शन है वहाँ आपका बेहतरीन होने वाली है ये। ठीक है, यहाँ से जो आप सीख कर जाओगे वो एक एक चीज़ आपको आपके जीवन में, आपके दैनिक जीवन में काम आएंगी, जो मैं यहाँ पर इस बोर्ड पर आपको पढ़ाऊँगा उसे। ठीक है, तो कर दिया इन्फॉर्म अपने सोना बाबू को, उनसे कह दो कि क्लास आ चुकी है, सुबह सुबह 7 बजे का टाइम है, गुड मॉर्निंग भी कर दो उनको और हमारी क्लास को भी स्टार्ट कर दें। ठीक है, उनको गुड मॉर्निंग की जगह अपनी क्लास भेजें, जिससे एक नया इजहार हो कि सुबह मॉर्निंग का कैसे हम ताज़ा व तरो ताज़ा करें। ठीक है, वोकैब के साथ अपनी जो पढ़ाई है वो अपनी किताबों के साथ शुरू करें, ये नहीं कि सुबह सुबह ही लग गए। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस रखें। बस आपको जॉब लगनी है, फिर ये सारे काम तो बाद में करते रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है आपका ये फर्स्ट पोस्टर में, वोकैबलरी। ठीक है, वोकैबलरी, और नीचे लिखना क्या लिखा हुआ है कि अब रटना नहीं, सीखना है। तो इसकी क्लास नंबर फर्स्ट आज से हम स्टार्ट करेंगे बिना कोई टेंशन के। अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, जो जो चीज़ मैं नोट कराता हूँ उसे आप साथ साथ नोट करते रहिए, एक एक चीज़ आपके काम की होगी। ठीक है, आपका जो सिलेक्शन होगा उसमें हमारा कुछ परसेंट चाहे हो, लेकिन हमारा जो योगदान है आपका, जो हमारे पास आपको जो योगदान होगा ये कराने का, वो 100% काम आएगा जो यहाँ पर पढ़ाया है। ठीक है, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें कि सर यहाँ से तो कुछ आया नहीं, तो यहाँ से जो पढ़ाएंगे आपको कुछ ना कुछ तो आपको एग्ज़ाम में ऐसे कैसे मिल जाएगी। ठीक है, एक एक वर्ड को हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो आपकी ये लिखी हुई है, मैं सामने जैसे ही हमने कल स्लाइड के तौर पर बताया वैसे ही हम आज भी स्लाइड के तौर पर आपको क्लासें कराएंगे आपके। देखो, जब आप एसएससी का एग्ज़ाम देते हो कैसा भी, तो उसमें एसएससी का जो एग्ज़ाम है उसमें आपके 25 क्वेश्चन आते हैं हर एक एग्ज़ाम में इंग्लिश के। ठीक है, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से कम 10 क्वेश्चन, तो 10 से 12 क्वेश्चन आपके किसके होते हैं? वोकैब के होते हैं। ठीक है, यानी 12 का मतलब कितने हो गए? 24 नंबर हमारे पास क्या होते हैं? 24 मार्क्स का वोकैब का हमारा, यानी 50%, 50 में से 25 24 आसपास क्या होते हैं हमारे पास? वोकैब का हिस्सा होता है। तो उसको हम यहाँ पर रोज़ की रोज़ आपको कंप्लीट करा रहे हैं। साथ के साथ जो एग्ज़ाम में देखो पैटर्न क्या होता है वो बताते हैं आपको। देखिए, ये 25 क्वेश्चन होते हैं, उसमें वोकैबलरी के अंदर जो वोकैबलरी है हमारे पास, उस वोकैबलरी में हमारे पास दो तो क्या आते हैं? सिनोनिम। ठीक है, मिनिमम 2 सिनोनिम आएंगे, 2 एंटोनिम्स पूछे जाएंगे, 2 ही हमारे पास वन वर्ड होंगे। ठीक है, और 2 ही हमारे पास क्या होते हैं? ईडियम फ्रेजेज, जिसे आप क्या बोलते हो? मुहावरे या लोकोक्तियां, ईडियम एंड फ्रेजेज। ठीक है, एक होता है आपका 2 ही क्वेश्चन किसके आते हैं? आपके होते हैं जो स्पेलिंग टेस्ट होती है, जिसमें आपको गलत या सही छांटना होगा, उसके बारे में हमारे पास पूछ लिया जाता है। 4 वर्ड्स देंगे, उनमें से या तो कोई एक गलत छांटना होगा, रॉन्गली स्पेल्ड करना है, या करेक्टली स्पेल्ड करना होता है। ठीक है,
तो ये हमारे पास वोकैब का हिस्सा होता है। इन 5 टॉपिक्स, 2 और 2 4 5 टॉपिक्स हैं आपके जो वोकैब से आते हैं। कम से कम मिनिमम 10 क्वेश्चन तो इससे यहाँ से पूछे जाएंगे ही, ठीक है। वोकैबलरी में 10 का मतलब 20 नंबर आपके यहाँ से पक्के समझ लीजिए, ठीक है। आप बस साथ साथ हमारा साथ दीजिए, जो जो मैं पढ़ाया हूँ उसे आप साथ साथ रिपीट करें, अगली क्लास तक वो कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है। तो ये हिस्सा है, आप एक बार इसे नोट कर सकते हैं कि ये हमारे पास जो एसएससी के ऑल एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए, ऑल एसएससी एग्ज़ाम में यही पूछे जाते हैं। पैटर्न हर एक एग्ज़ाम का होता है, बस इसमें तो स्टैंडर्ड को कम ज़्यादा करके दे दिया जाएगा कि किस में थोड़ा अच्छा वर्ड दे देगा। अगर सीजीएल का होगा तो थोड़े अच्छे वर्ड्स दे देंगे, अगर एमटीएस का होगा तो थोड़े नॉर्मल वर्ड्स। तो हम हर तरीके का वर्ड्स आपको एमटीएस में आया हुआ, सीजीएल, सीएचएसएल, जैसा भी आपका किसका एसएससी में एग्ज़ाम होते हैं उनके हर एक के आपको वोकेबलरी हम कंप्लीट कराएंगे यहाँ पर, ठीक है। बस धैर्य बनाए रखें और अपने नोटबुक में साथ के साथ नोट करते रहें, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको सामने स्लाइड होगी, उसमें से आप देखते रहें। तो इनको नोट कर लिया होगा एक तो आपने, ठीक है। तो इनको हटाते हैं। तो अपनी क्लास को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सिनोनिम। तो हम सिनोनिम एग्जाम में अगर 2 सिनोनिम आए तो यहाँ पर 2 यानी 10 क्वेश्चन आपकी, ज़्यादा क्लास नहीं होगी, छोटी सी क्लास होगी 20 से 30 मिनट की, उसमें ही हम कवर करा देंगे 2 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के। जैसे आपका एग्जाम में पार्ट आएगा वैसा का वैसा ही आपका यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सिनोनिम्स या पर्यायवाची, ठीक है। यानी उसके जैसा का जैसा वर्ड हमें छांटना होता है, उसका मतलब क्या होता है, सिनोनिम्स या पर्यायवाची, ठीक है। तो लेट्स गो टू स्टार्ट, रेडी टू नाउ। देखिए फर्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, क्या लिखा हुआ है, आपको सबसे पहले सिनोनिम बताना है किसका, पैथेटिक। क्या लिखा हुआ है, पैथेटिक का हमारे पास क्या बताना है, सिनोनिम बताना है या पर्यायवाची शब्द बताना है। कौन कौन से हैं, पीटीबल, क्यूरियस, इनसिग्निफिकेंट या डल, ठीक है। इन चारों में से ऐसा कौन सा वर्ड है जो इसका क्या है, सिनोनिम है। बहुत सारे सिनोनिम होते हैं लेकिन इनमें से एक सिनोनिम हमें छांटना है। 3 अलग हैं, कोई एंटोनिम हो सकता है और कोई अलग होगा इसका, या एक इसमें एक ऐसा ऑप्शन है जो हमारे पास क्या है, उसका सिनोनिम या पर्यायवाची है, ठीक है। वो हमें क्या करना है, अलग से क्लासिफाइड करना होगा। तो करें स्टार्ट। देखिए पढ़ा आपने क्वेश्चन क्या है कि पैथेटिक, ये जो इस आपके फर्स्ट सिनोनिम है, ये सिनोनिम फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, PATHETIC, ये लिखा हुआ है पैथेटिक। सबसे पहले तो इसको आप याद कैसे करें वो चीज़ देख लीजिए। देखो स्पेलिंग को आपको ज़्यादा बड़ी हो तो आपको उसे टुकड़ों में तोड़कर याद करना चाहिए। देखो अगर इसको हम टुकड़ों में तोड़ेंगे तो देखिए ऐसे याद कर लीजिए, PA द और टिक, PA हो गया, THETIC यानी पैथेटिक, ठीक है, बन गया। आप अलग अलग करके देखे, बार बार अगर इसको आप नोटबुक में लिखेंगे तो PA THE और TIC, PA द और टिक यानी पैथेटिक, इसको क्या बोलेंगे, पैथेटिक। तो पैथेटिक आपके पास वर्ड आया, उसका क्या पूछा हुआ है, सिनोनिम पूछा हुआ है। तो सबसे पहले आपको इसका क्या मतलब पता होना चाहिए। हम यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पढ़ाएंगे इसका, हिंदी में अर्थ क्या होगा, इंग्लिश में कौन सा सिनोनिम होगा, वो सब चीज़ें यहाँ पर आएंगी आपकी, ठीक है। देखिए इस पैथेटिक का हमारे पास एक वर्ड है, तो इसका हिंदी में उसे बोलते हैं दयनीय, यानी दयनीय भाव हो। आपको मतलब किसी की सहायता करनी होती है, उस पर आपको सुख तरीके से, मतलब आपको खुशी तरीके से उसकी कुछ सहायता वगैरह कैसे करते हैं, तो आपका जो मन है वगैरह वो क्या दयनीय है, यानी एक अच्छा व्यक्ति है या दयनीय व्यक्ति है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पैथेटिक। उसका हमें क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। तो हमारे पास सिनोनिम बताने के लिए इसमें सबसे पहले फर्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है, आपके लिखे हुए हैं पीटीएबल। देखो मैं चारों वर्ड्स लिख लेता हूँ। पीटीफुल सबसे पहले लिखा हुआ है, पीटीफुल। सेकंड पे लिखा हुआ है क्यूरियस, क्यूरियस। थर्ड पर क्या लिखा हुआ है, इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट। फोर्थ पर क्या है, डल,
अब इन सब का हिंदी अर्थ तो आपको थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए। अगर हिंदी अर्थ ना भी हो तो आपको याद होंगे तो आप आसानी से वहां पर लगा सकते हो। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने इसका अर्थ देखा। इसका अर्थ हमारे पास यही होता है जो सबसे पहले लिखा हुआ है ऊपर के ऊपर। इसका अर्थ क्या होगा? दयनीय ही होता है। ठीक है, पीटिएबल का हिंदी में क्या बोलते हैं? उसको दयनीय। और जो क्यूरियस है उसे बोलते हैं हम जिज्ञासु। जिज्ञासु यानी किसी चीज को करने की लालसा या इच्छा होना, उसे क्या बोला जाता है? क्यूरियस, यानी उसे बोलते हैं जिज्ञासु। इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वहीन। सिग्निफिकेंट होता है महत्व होना, और अगर इसका इन लगा देते हैं तो इसका अपोजिट हो जाता है महत्वहीन या तुच्छ व्यक्ति, ऐसे कुछ बोल सकते हो आप। ठीक है, यानी तुच्छ आदमी है वो क्या बोलते हैं? उसे इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, आगे है दल। दल का मतलब होता है आलसी व्यक्ति, यानी कुछ काम धंधा करता नहीं। समझ रहे हो ना आप? यानी वह व्यक्ति जो डल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक आलसी व्यक्ति, सारे दिन पड़ा हुआ है, कुछ नहीं करता। रात सुबह 11 बजे उठता है, 12 बजे उठता है, रात को जब ही सो जाता है, फोन चला, उसे क्या बोलते हैं? डल बोलते हैं। ठीक है, यानी आलसी व्यक्ति। लेजी, डल एक ही बात है। अब आप मुझे बताएं इन चारों में से ऐसा कौन सा वर्ड है जो इसके सेम दिखाई देगा इंग्लिश में? पैथेटिक का मतलब क्या हुआ? दयनीय। अब इसमें दयनीय किसका मतलब है? किसका मतलब भाई साहब बताओ किसका है? पीटीएबल का, यानी पीटीएबल ही हमारा क्या होगा? सही ऑप्शन होगा। तो इसमें जो पीटीएबल है वही हमारे पास क्या है? सही है, सॉरी। तो पीटीएबल का मतलब ही क्या होता है? दयनीय। तो इसका मतलब आपके सामने पैथेटिक का जो सिनोनिम है वो क्या है आपके सामने भाई साहब? सिनोनिम या पर्यायवाची है। देखो एग्जाम में ऐसे हिंदी वगैरह नहीं लिखी होगी, आपका एग्जाम वाला क्वेश्चन आपके सामने स्लाइड पे है, जैसा का जैसा आपको बनाया हुआ है। आपको ये तो मैं समझाने के लिए यहाँ पर आपको हिंदी वगैरह सब कुछ, वहाँ पर कुछ भी हिंदी नहीं आएगी। पैथेटिक का वर्ड होगा, ये 4 वर्ड्स होंगे और आपको पूछेगा कि सिनोनिम बताइए। तो पैथेटिक का आपको थोड़ा बहुत याद हो तो क्या होता है? दयनीय होता है। देखो इनका सारे नॉर्मल वर्ड्स हैं। देखो डल है तो आलसी तरीका का डल आप बोलेंगे तो उच्चारण में करेंगे डल, यानी आलसी व्यक्ति। और इनसिग्निफिकेंट यानी कि कुछ महत्व नहीं है उसका, यानी महत्वपूर्ण चीज है। ऐसे क्यूरियस, क्यूरियस यानी जिज्ञासा होना, अंदर से कुछ करने की लालसा होना। और तो ये तीनों वर्ड हमारे पास थोड़े थोड़े इसके मतलब पता लग गया। तो जो बचा है उसका मतलब हमारे पास हो जाएगा क्या है? दयनीय के आसपास पैथेटिक। तो बचा हुआ वर्ड्स आप यहाँ से ऑप्शन से भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये इसका क्या है? सही आंसर है पीटीफुल। पीटीफुल का मतलब होता है दयनीय। तो इसके और सिनोनिम्स हमारे पास देखो क्या क्या है। इसके और भी सिनोनिम है हमारे पास। इसके जो सिनोनिम्स है क्या क्या है? पीटीएस, मिजरेबल और पीटीएबल। PITEOUS, पीटीएस। एक हमारे पास कौन सा सेकंड पर? मिजरेबल। ठीक है, एक होता है पीटीएफुल, पीटीएबल, यानी इसका एडजेक्टिव दे दिया पीटीफुल का, पीटीएबल। ठीक है, पीटीएबल। इस तीनों का मतलब भी हमारे पास क्या होता है भाई साहब? क्या होगा? तीनों का मतलब ही हमारे पास क्या होता है? दयनीय। और एक वर्ड ये है पीटीफुल और एक पैथेटिक। इन सब का मतलब क्या होता है? दयनीय या कुछ अच्छा काम करना, यानी उसकी दया भाव का अंदर से दया निकलना कि हाँ मैं इसकी मदद करूँगा। तो उसका वर्ड का मतलब होगा पीटीफुल, पैथेटिक, पीटीएस, मिजरेबल या पीटीएबल। ठीक है, अच्छे से समझ में आया? ये था इस पूरे फर्स्ट सिनोनिम का हमारे पास डाटा का एनालिसिस। बताइए ऐसा एनालिसिस आपको कहीं मिल सकता है क्या? कमेंट में करके बता दीजिए कि ऐसा आपको कहीं पर भी आपने वोकैब में पढ़ा है क्या? ठीक है, बेहतरीन तरीके से जिसको कुछ नहीं आया वोकैब में वो भी आसानी से सीख सकता है, और जिसको आता है वो भी यहाँ पर आपको उसको और भी कुछ लेने को मिलेगा, ये नहीं कि वो देकर ही जाए। ठीक है, तो बेहतरीन आपका यहाँ पर कंसेप्ट मिल रहे हैं, कंटेंट मिलेगा, आप मिस ना करें। ठीक है, सभी को आप शेयर करें इसे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा, ना तो कोई इसमें कोई फीस है, आपकी बिल्कुल फ्री वीडियो है, सभी देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं हम आपका, और आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, बढ़िया समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो नोट करें एक बार इसको, फर्स्ट क्वेश्चन को।
वर्ड था पैथेटिक, उसका हमने पोस्टमार्टम कर दिया, इसका चूपड़ा साफ कर दिया सारे के अंदर क्या क्या चीजें हैं इसमें। ठीक है, नोट करें। देखो इसे हटाते हैं और नेक्स्ट वर्ड देखिए आपके सामने क्या है। नेक्स्ट भी हमारे पास दो सिनोनिम्स मिलेंगे, तो दूसरा सिनोनिम देखिए क्या है आपके सामने भाइयों मेरे योद्धाओं एसएससी के, क्या लिखा हुआ है, टिन सेल। क्या वर्ड है भाई साहब, दूसरा सिनोनिम ही हमारे पास। ठीक है, सिनोनिम बताना है आपको, मैंने पहले ही लिख दिया था सिनोनिम ऊपर। ठीक है, तो सिनोनिम बताना है इसका, किसका, टिन सेल का। ये आसान वर्ड है, टिन सेल। टिन सेल, और आपके चार वर्ड्स दिए हुए हैं, कौन कौन से, टिंकल, TINCKLE। बी वर्ड है आपके सामने डेकोरेशन, डेकोरेशन। ठीक है, थर्ड वर्ड आपके सामने क्या है, टिन। फोर वर्ड आपके सामने है कलरफुल। क्या हुआ, कलरफुल। सामने लिखे हुए, मैंने यहाँ पर भी डाटा एनालिसिस कर दिया इसका। तो देखो सबने कर लिया होगा, जो टिन है और सेल है इसको एक साथ बनाया हुआ है टिन सेल, तो ये आसानी से याद हो जाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो टिन सेल है उसका मतलब देखो भाइयों हिंदी में होता है सजावटी या सजावट करना। ठीक है, टिन सेल का मतलब सजावटी, सजावट करना। तो आपको ऐसा वर्ड देखना है जिसका मतलब क्या हो, सजावट करना हो, सजावटी हो। ठीक है, सबसे पहले हमने ये देखा कलरफुल। मुझे बताओ कलरफुल को आप आसानी से बता सकते हो क्या, कलरफुल का मतलब क्या होता है, कोई चीजें क्या है, रंगीन है। ठीक है, उसका मतलब क्या हुआ, कलरफुल हुआ। ठीक है दोस्तों, टिन का मतलब होता है कलई करना। इसके बाद इसका मतलब होता है खरकना, खटकना, ऐसा कुछ वर्ड है, खरक, खनखना। टिंकल का आप ऐसे मतलब लिख दो, कोई भी चीज आपके पास होती है, जैसे आपने कोई चूड़ियां हैं, ठीक है, चूड़ियां तो सुनी होंगी, चूड़ियां जब खनकती हैं तो उसका मतलब क्या होता है, टिंकल होता है, यानी खनकनी है, खनकना। ठीक है, खनकना, खनकना का मतलब है चूड़ियां हिल रही हैं, खनक रही हैं, आपने बोला होगा। ठीक है, कभी सुना भी होगा आपने, चूड़ियां खनकती हैं। तो ये टिंकल नाम का वर्ड का मतलब क्या होता है, खनकना। और जो बचा वर्ड है डेकोरेशन, एक आसान वर्ड है, आपने बहुत सी शादी वादियों में सुना होगा कि देखो इसकी शादी में कितने बढ़िया सा डेकोरेशन बताया हुआ है, कितना बढ़िया डेकोरेशन किया हुआ है इसने, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि उसने कितने बढ़िया तरीके से चीज़ों को सजाया हुआ है, कितने सजावट तरीके से की हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, किसका मतलब हुआ, टिन सेल का सिनोनिम बता दीजिए। आप सभी बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में करके बताइए क्या होगा। क्या होगा दोस्तों, हमारे पास डेकोरेशन, तो इसका मतलब हमारे पास टिन सेल का सिनोनिम क्या होगा, डेकोरेशन यानी सजावटी। ठीक है, अब इसके कुछ सिनोनिम्स और हैं। अगर टिन सेल का डेकोरेशन ना देकर ये वर्ड्स दे दे कि देखो क्या क्या है इसके सिनोनिम, GAUDY, उसके बाद है GIMCRCK, उसके बाद आपका दे दिया जाए TOWDY, देखो कौन कौन से वर्ड हैं, GAUDY, ग्यूडी, GIMECRACK, जाइम क्रैक, और टाउडरी। ठीक है, इन सब का मतलब क्या होता है, सजावट करना ही होता है। ठीक है, यानी टिन सेल सजावटी का मतलब क्या हुआ, ग्यूडी, जिम क्रैक, और क्या है, ट्वेड्री या डेकोरेशन। ठीक है, सब एक का मतलब, सब उनका मतलब क्या होगा, डेकोरेशन होगा या सजावट होगा। ठीक है, तो इसका परफेक्ट आंसर आपके पास क्या आया, बी नंबर ऑप्शन, डेकोरेशन। ठीक है, बताओ कोई प्रॉब्लम। अरे चाहे वीडियो आपकी रिकॉर्डेड हो, चाहे आपकी लाइव हो, आपको या और ना में आंसर, यानी समझ में आए तो वाई लिखना है, नहीं समझ में आया तो एन लिखना है। ये दो चीज़ें कर दीजिए, जिसका एन आया मैं उसे अगली क्लास में आकर या वहीं पर कमेंट में आपका सॉल्यूशन करा दूंगा।
ठीक है। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया किसी को तो वो एन लिख सकता है। ये नहीं कि रिकॉर्डेड वीडियो है तो आपको जवाब नहीं मिलेगा, अगली वीडियो में मिल जाएगा, या जिसको अगली वीडियो में नहीं मिले वहीं पर कमेंट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर भी ना मिले तो मैंने आपको इतनी चीज़ें सोशल मीडिया पर बता रखी हैं, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, सब तरीके से आपको सेवा उपलब्ध है। आप बस समझने वाला व्यक्ति होना चाहिए हमारे पास, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो आप सुस्त वगैरह बैठे रहते हो तो आपको मेरे को पढ़ाने का मन नहीं करता। देखो मैं जो आपका एक स्टूडियो है, बोर्ड है, इसमें कोई भी नहीं है, ठीक है, मैं ही मैनेज करता हूँ सारी चीज़ें। तो इस कमरे के अंदर ओनली फॉर मैं हूँ, एक मेरा ये बोर्ड है और एक सामने कैमरा लगा हुआ है। तो बस इन 3 चीज़ों के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। एक बेड बिछा हुआ है, तो समझ रहे हो ना आप बोर ना करें, बस आपको उल्लास के साथ, एनर्जी के साथ क्लास लेनी है, चाहे कभी हो। देखो सुबह सुबह की क्लास है तो सुबह सुबह क्लास आपको लेनी चाहिए, ठीक है, चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे लाइव हो, आपको सुबह तो आपको कोई दिक्कत वैसे भी नहीं होनी चाहिए, उठते फ्रेश माइंड आपका रहता है। ठीक है, तो इस सिनोनिम का मतलब सबका, इस सिनोनिम है, इसका मतलब तो पता लग गया होगा ना। टिन सेल का मतलब सजावटी, यानी डेकोरेशन करना, ग्यूडी करना, और उसके बाद क्या है टोडरई, और उसके बाद यानी जिम क्रैक। तो ये वर्ड्स होते हैं किसके, टिन सेल के सिनोनिम्स। ओके देन, अच्छे से समझ में आया या नहीं आया कमेंट बॉक्स में करके बताओ, ठीक है। नोट करो, आगे का 2 क्वेश्चन आपके सिनोनिम हो गए, अब आपका मिलेगा एंटोनिम का, तो इसे नोट करो एक बार, जल्दी से करिए। कर लिया? देखो अब आपका आया क्या, देखो क्या लिखा हुआ है, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स या विलोम शब्द, यानी इसके जस्ट अपोजिट वर्ड निकालना है। अगर किसी चीज़ का मतलब सत्य है तो उसका अपोजिट क्या होगा कि वह चीज़ गलत है या असत्य है, तो उसका जस्ट अपोजिट चीज़ निकालनी है हमारे इस क्वेश्चन के अंदर। तो इस क्वेश्चन की अगली स्लाइड देखिए, एंटोनिम्स की क्या है, क्या निकालने हमारे पास एंटोनिम्स, इसका पोस्टमार्टम यहाँ पर करेंगे। एंटोनिम्स या विलोम शब्द, ठीक है दोस्तों, अरे बढ़िया है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए क्या है, देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले आप वर्ड देखो क्या है भाई साहब, मेलाइस। आपका लिखा हुआ है कौन सा वर्ड, मैंने यहाँ से देखा तो MALAISE, ठीक है, MALAISE, मेलाइस। और आपके नीचे 4 क्या निकालने हैं, इनमें से कोई सा एक क्या होगा, अपोजिट होगा। और वर्ड्स हैं आपके डेस्पियर, बी नंबर पर आपका है सिकनेस, सी नंबर पर आपका लिखा हुआ है हेल्थी, और डी नंबर पर है ENERVATIONE, इनवर्वेशन, इनर्वेशन, हेल्थी, सिकनेस और डेस्पियर। इनमें से बताना है स्मेलाइस का कौन सा अपोजिट होगा। स्पेलिंग में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसे याद आपको होना चाहिए कि MAL माला, आइज मेलाइज, ठीक है, माला तो ध्यान होगी, जिसको भी माला याद होगी तो वो याद हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी ज़िंदगी में आई है कि माला, अगर जिसकी ज़िंदगी में माला आई है और वो धोखा दे गई तो उसको तो अच्छे से याद होगा कि माला कौन है, ठीक है। तो उसे ये वर्ड तो याद करने में कोई दिक्कत होगी ही नहीं। इसका मतलब क्या होगा, माला आइज यानी मेलाइज, तो इसको सही उच्चारण होता है मेलाइस। तो इसको आप क्या बोलते हो हिंदी में, वो बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से क्या बोलते हैं। देखो जो मेलाइस वर्ड है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अस्वस्थ व्यक्ति, अस्वस्थता, ठीक है, मेलाइस या अस्वस्थता। थोड़ी सी शोर शराबे को आप एडजस्ट करें क्या, थोड़ा जो स्टूडियो रोड के हाईवे के पास है तो इस वजह से हमारी थोड़ी आवाज़ें आ जाती हैं, ठीक है, तो उसे
आप एडजस्ट करना है। वैसे मेरी आवाज़ बोल्ड है तो मैं आप पहुँच रही होगी मेरी आवाज़, तो ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, मैलाइज का मतलब अव्यवस्था यानी अस्वस्थता, यानी उसका शरीर है वो अस्वस्थ है, आलसी है, लेजी है बिल्कुल। उसका मतलब आपको क्या करना है, इसका अपोजिट यानी अस्वस्थ है तो उसका क्या निकालना है, स्वस्थ, एक बढ़िया तंदुरुस्त व्यक्ति, एनर्जेटिक व्यक्ति का निकालना है। तो देखो फर्स्ट वर्ड का पोस्टमार्टम करें तो इसका मतलब होता क्या है, डेस्पियर का मतलब होगा आपके सामने क्या, निराशा। क्या होगा दोस्तों, डेस्पियर का हिंदी में बोलते हैं निराशा, या और सिकनेस को हम बोलते हैं रोगी, हेल्थी को बोलते हैं स्वस्थ, और इनरवेटिव को बोलते हैं दुर्लभता या दुबला पतला व्यक्ति होना। ठीक है, चारों का पोस्टमार्टम किया तो पहले का मतलब आया निराशा, दूसरे का मतलब आया रोगी, तीसरे का मतलब स्वस्थता या स्वस्थ, और चौथे का मतलब दुर्बलता या दुर्बल व्यक्ति या कमजोर व्यक्ति है। ठीक है, इनरवेशन आसान वर्ड है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ENER इनर और वेशन, इनर पता है यानी इनरवेशन, तो इनरवेशन का मतलब दुर्बलता। ठीक है, तो बताओ क्या होगा इसका अपोजिट, आसान है बिल्कुल कि जो मेलाइस है वो क्या होता है, अस्वस्थता, यानी अपोजिट क्या होगा इसका, क्या होगा भाई साहब, स्वस्थ। किस कौन से ऑप्शन में, स्वस्थ, ऑप्शन नंबर सी में, यानी हेल्थी। हेल्थी का मतलब क्या होता है, स्वस्थ, और इसका अपोजिट मेलाइस का मतलब क्या होगा, अस्वस्थता। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ इसके और कितने एंटोनिम्स हो सकते हैं, इस मेलाइस के और कितने एंटोनिम हो सकते हैं। इस हेल्थी का मतलब मुझे बताओ ये वर्ड हो सकते हैं नहीं, इसके अपोजिट और कितने हैं मुझे बताओ। अगर अस्वस्थ है यानी इसका मतलब दूसरा का स्वस्थ होना, कंफर्ट जोन में आना, अच्छे जोन में आना, एनर्जेटिक रहना, यानी कंफर्ट, एक वर्ड हमारे पास निकल के आया कंफर्ट। ठीक है, एक होता है वेल बीइंग यानी अच्छे से जीवन यापन करना, वेल बीइंग। ठीक है, एक डिलाइट यानी खुशी से रहने वाला व्यक्ति, अच्छे से रहने वाला, कंफर्ट जोन में रहने वाला, वेल बीइंग व्यक्ति अच्छे तरीके से अपने जीवन यापन करता है। तो ये सभी की सभी क्या है हमारे पास, इनके अपोजिट या एंटोनिम या सिनोनिम, सॉरी क्या है, विलोम शब्द है। ठीक है, और एक वर्ड ये रहा हेल्थी, कंफर्ट, वेल बीइंग और डिलाइट, ये सभी के सभी इसके क्या है, अपोजिट है मेलाइस के। मेलाइस का मतलब अस्वस्थता, अपोजिट स्वस्थ या हेल्थी, कंफर्ट, वेल बीइंग और डिलाइट। बताइए इसका पोस्टमार्टम हुआ या नहीं हुआ, बिना किसी रिपोर्ट के हो गया। अब अगला करेंगे इसका क्वेश्चन, तो यहाँ तक एक बार नोट करें इसे। कर लिया, देखिए अगला एंटोनिम दूसरे नंबर का लास्ट एंटोनिम देखिए क्या है, देखो क्या लिखा हुआ है दोस्तों, प्यूसिटी। कैसा वर्ड है, प्यूसिटी, पी से चल्लू हुआ वर्ड है, PAUCITY, प्यूसिटी, PAI, प्यू में तो प्यू पानी, क्या सिटी के अंदर। ठीक है, प्यूसिटी मैंने पानी पीना, सिटी के अंदर यानी प्यू सिटी। प्यू सिटी का मतलब आपके सामने बताना है, इसका क्या एंटोनिम, वर्ड्स कौन कौन से हैं आपके सामने, पैरागोन। बी ऑप्शन आपका क्या है, प्रोनाउंस, PRONOUN आपके सी, प्रोनाउंस। सी नंबर का ऑप्शन है प्लेथोरा, PLATHORA। डी ऑप्शन आपके सामने है परस्यूड, PERSUAD, परस्यूड। तो इसका क्या बताना है, एंटोनिम या विलोम शब्द या अपोजिट वर्ड बताना है, विपरीत अर्थ। बताइए जल्दी से, और अपने फोन करके सोना बाबू से पूछ लीजिए कि क्या होगा इसका। तो देखो पूछ भी लिया होगा कहीं होने तो, ठीक है। देखो क्या होगा, जो प्यूसिटी है उसका हिंदी में मतलब होता है कमी होना। ठीक है,
या अभाव होना किसी भी चीज़ का, कि हमारे पास कोई चीज़ क्या है, कम है, तो उसका मतलब होता है प्यूसिटी। प्यूसिटी का हमें क्या बताना है, अपोजिट बताना है। कमी होगी यानी अधिकता होनी चाहिए। कहीं पर भी कोई चीज़ का अभाव है तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, कम बिल्कुल नहीं हो। ठीक है, तो कौन सा ऐसा वर्ड है वो, देखिए फर्स्ट वर्ड है पैरागोन। इसका मतलब होता है प्रतिद्वंदी। प्रतिद्वंदी, पैरागोन का मतलब क्या होगा, प्रतिद्वंदी। यानी प्रतिद्वंदी का मतलब क्या है कि आपके विपक्ष में कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, आपको उससे लड़ना है, आपको उससे कैसे भी क्वेश्चंस में बात करनी है, आपके विरोध में खड़ा हुआ है बस वो। ठीक है, उसका मतलब एक क्या होता है, पैरागोन। एक होता है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस का मतलब होता है उच्चारण करना। क्या करना, उच्चारण करना। ठीक है, उसके बाद आपका होता है परस्यूड। इसका मतलब होता है जारी, राजी होना, सॉरी क्या होता है, परस्यूड का मतलब राजी करना, राजी करना। अब मुझे बताओ इन तीनों वर्ड्स में से इसका मतलब प्रतिद्वंदी, इसका मतलब उच्चारण, इसका मतलब परस्यूड, इन तीनों में से कैसे भी इसका अपोजिट बन सकता है क्या, अधिकता कहीं पर भी हो रही है कि प्रतिद्वंदी, तो जस्ट इसका अलग है, बिल्कुल ही कहीं मतलब नहीं है इससे। प्रोनाउंस उच्चारण, उच्चारण का भी कोई इससे मतलब रिलेशन नहीं है, ना ही राजी करने से है, कमी का अधिक बताना है हमें। तो जो वर्ड है प्लेथोरा, क्या वर्ड है ये, PLETHO, प्लेथोरा, ऐसे याद करते, प्लेथोरा। प्लेथोरा का मतलब क्या होता है, कोई चीज की अधिकता होनी, इंक्रीजमेंट होना। क्या होना, अधिकता होना। ठीक है, जो आपके सामने ये वर्ड था क्या, प्यूसिटी। प्यूसिटी का मतलब क्या था, कमी या अभाव। तो आपने उसका अर्थ देखा, यानी अधिकता होनी चाहिए। तो वो कौन सा वर्ड है अधिकता का, प्लेथोरा, यानी प्लेथोरा। इसका मतलब हो गया हमारे पास अधिकता। तो इसका आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, सी नंबर, ऑप्शन नंबर सही है हमारे पास। अब इसके और कितने अपोजिट्स हो सकते हैं, देखिए प्यूसिटी का मतलब कमी होना, यानी अधिकता होनी चाहिए। एक होता है हमारे पास एक्सेज, यानी अधिक होना, विस्तार होना। एक होता है सरफेट। ठीक है, ये दो वर्ड्स हैं आपके, क्या होते हैं इनका मतलब, एक्सेज, सरफेस। इनका मतलब क्या होता है आपके सामने, अधिकता होना, या कमी का अपोजिट होगा अधिकता, एक्सेज यानी विस्तार होना, सरफेट का मतलब विस्तार करना, अधिकता होना किसी चीज की, या प्लेथोरा का मतलब भी अधिकता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक नोट करें, फिर आगे के हमारे क्वेश्चंस करते हैं। अरे कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ तो आया ना अच्छे से। देखो अब देखो इसका अगला भाग क्या है हमारे पास, वन वर्ड। वन वर्ड को देखो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, वन वर्ड। वन वर्ड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लाते हैं, श्री गणेश करते हैं फर्स्ट नंबर का, और ये रहा आपके सामने। क्या लिखा हुआ है, देखो भाई लिखा हुआ है कि वन वर्ड पहला, कि वन हु डज नॉट टायर इजली। क्या लिखा हुआ है, देखो वन वर्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए, यानी एकल शब्द निकालना है इस पूरी लाइन का, एक वर्ड क्या होगा। तो उस वन वर्ड को निकालने के लिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, वन हु डज, आगे क्या लिखा हुआ है, नॉट टायर इजली, यानी एक व्यक्ति ऐसा जो, टायर का मतलब क्या होगा, थका होना, थकना, इजली यानी आसानी से, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो आसानी से कभी नहीं थकता। उससे इस लाइन का मतलब क्या हो गया, एक व्यक्ति जो कभी भी आसानी से नहीं थकता। तो उसका एक वर्ड इंग्लिश में कौन सा होगा, चार वर्ड्स आपके सामने कौन कौन से हैं। फर्स्ट वर्ड है इन डेली एबल। सेकेंड वर्ड हमारे पास होता है इन DEFATI इंडेफिटेबल। थर्ड वर्ड है आपके सामने इन फ्लैटेबल। डी वर्ड आपके सामने है इन
डिस्ट्रक्टिबल। ये 4 वर्ड्स हैं, इनमें से एक ऐसा वर्ड बताना है जिसका मतलब क्या हो कि वह कभी भी आसानी से नहीं थकता, वह व्यक्ति का नाम। देखो, इंडेलिबल, इंडेफिटेबल, इनफ्लेटेबल, इंडस्ट्रेबल, डिस्ट्रक्टिबल। तो देखो, इनका सबसे पहले हिंदी वर्ड बताएं आपको क्या होता है। इंडेलिबल का मतलब होता है जो मिट ना सके, मिट न सके, यानी ऐसी चीज जो आसानी से कभी मिटाई नहीं जा सकती, उसका मतलब क्या होता है, इनडेलिबल। उसके बाद क्या है, इनडेफिटेबल, इसका मतलब होता है परिश्रमी। इनडेफिटेबल का मतलब परिश्रमी। इनफ्लेटेबल का मतलब क्या होगा आपके सामने, तिरस्कार करने योग्य कोई चीज हो, यानी अपमानित करना, तिरस्कार करना या अपमानित करना। इनडिस्ट्रक्टेबल यानी, डिस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है, विनाश करना, और इनडिस्ट्रक्ट का मतलब होता है अविनाशी। क्या हुआ दोस्तों, अविनाशी। तो आप बताइए, वन हु डज नॉट टायर इजली को आप क्या बोलेंगे, इंडेलिबल, इंडेफिटेबल, इनफ्लेटेबल, इंडस्ट्रेबल। ऐसी चीज जो मिटाई नहीं जा सकती, ऐसी चीज जो परिश्रमी है, ऐसी व्यक्ति जो तिरस्कार करना योग्य है, ऐसा व्यक्ति जो अविनाशी है। तो इसका सही आपका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, इनडेफिटेबल, यानी परिश्रमी बोल दीजिए उस व्यक्ति को। डेफिटेबल यानी वो कभी नहीं थकता, इन डेफिटेबल यानी थका होना, और इनडेफिटेबल यानी वो कभी नहीं थकता या आसानी से नहीं थकता। इस वर्ड को आप ये भी बोल सकते हो पूरी लाइन को, क्या, परिश्रमी होना। तो व्यक्ति थकेगा नहीं, काम करता रहेगा, तो यानी वो हार्ड वर्किंग मैन है, वो परिश्रमी व्यक्ति है। यानी क्या, कौन सा नाम होता है उसका एक इंग्लिश में, इनडेफिटेबल, ठीक है, इनडेफिटेजिबल, इसे ये वर्ड बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, परिश्रमी, ठीक है। तो आपका मतलब वन हु डज नॉट टायर इजली, टायर आया इजली का मतलब क्या हो गया, इनडेफिटेबल। आया समझ में, आसान आपके पास था। आपके नीचे मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, कौन सा किस एग्जाम में आया हुआ है, तो देख लीजिए आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक बार इससे नोट करें आप। कर लिया। देखो, सेकंड वर्ड देखो आपके सामने क्या लिखा हुआ है। सेकंड वन वर्ड लिखा हुआ है, वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स। क्या लिखा हुआ है, वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स। अदर राइटर्स, ये इधर लिख देते हैं अगर दिख नहीं रहा हो तो, WRITRS, राइटर्स। इसका क्या बताना है आपके सामने, सिनोनिम बताना है, सॉरी वन वर्ड। उसका कौन कौन सा होगा, या PLAURIST, प्लूरलिस्ट, प्लूरलिस्ट, इम्पेटिटर, IMPTOR। सी वर्ड आपके सामने लिखा हुआ, प्लेजिरिस्ट, PLAGAIRIST, ऐसे है मीनिंग ये, PLAGIARIST। उसके बाद डी वर्ड है आपका सामने, कॉपी कैट। ये वर्ड है आपके सामने 4, इनमें से बताना है कि वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स का मतलब क्या होगा। तो सबसे पहले देखो, इसका पोस्टमार्टम करते हैं लाइन का। वन हु कॉपीज यानी एक जो, कॉपी का मतलब क्या होता है, नकल करना, जो नकल करता है, फ्रॉम अदर यानी अन्य, दूसरे राइटर्स की, यानी दूसरे अन्य लेखकों के जो लिखावट वगैरह है, उन जो कुछ भी साहित्य वगैरह, कुछ भी उपन्यास लिखते हैं, उनमें से जो उनके वर्ड्स को क्या करे, वो कॉपी करे, तो उससे हम क्या बोलते हैं, साहित्यिक चोर। एक तो चोर होता है नॉर्मल लिरिक, जो उनके वर्ड्स को चोरी करता है, उसे क्या बोलते हैं, साहित्यिक चोर, ठीक है। तो इनमें देखिए उसका कौन सा मतलब साहित्यिक चोर होगा। देखिए, इसका मतलब होता है अनेकतावादी, यानी बहुत। प्लूरल का मतलब क्या हुआ, बहुवचन। प्लूरलिस्ट बन गया था, अनेकतावादी, बहुलतावादी, ठीक है, बहुलता होना। अगले पर इम्पेटिटर यानी नकलची व्यक्ति, नकल करने योग्य व्यक्ति। प्लेजिरिस्ट का मतलब होता है साहित्यिक चोर।
नीचे लिखा कॉपी कट का मतलब यानी अभिमानी व्यक्ति का नकल करना, अभिमानी का नकल करना आप लिख लीजिए, ठीक है। अभिमानी व्यक्ति की नकल करना, नकल करना ये वर्ड्स हैं। तो मुझे बताओ इसका एक परफेक्ट कौन सा होगा। देखो नकलची, साहित्यिक चोर नकल कर रहा है, आप ये भी बोल सकते हो इसमें। साहित्य अभिमानी व्यक्ति की नकल करना, इसको भी बोल सकते हो। चलो ये तो नहीं है, अधिकतावादी हो गया। इन तीनों आपस में कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े रिलेट कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, एक परफेक्ट वन वर्ड बताना है। तो इस साहित्यिक चोर का परफेक्ट वन वर्ड क्या होगा, प्लेजियरिस्ट, PLAGIARIST क्या होगा। देखो PLAGIA प्लेजियरिस्ट, प्लेजियरिस्ट यानी प्लेजियरिस्ट का मतलब क्या हो जाता है, साहित्यिक चोर। तो इसका कौन सा ऑप्शन है, ये थर्ड नंबर ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, सही होगा। अब बताओ वन वर्ड में कोई दिक्कत, ऐसे वन वर्ड पढ़ोगे तो किसी को कोई दिक्कत आएगी क्या कभी जिंदगी में, ये आप कभी भूलोगे क्या। ऐसे हर एक का आपको हिंदी वर्ड बताया जा रहा है, हर एक का मीनिंग बताया जा रहा है, क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। बस इसको नोट करें। फिर हमारा बचा हुआ है ईडियम फ्रेजेज और स्पेलिंग टेस्ट के 4 क्वेश्चन ऑन है, फिर आपकी छुट्टी, ठीक है। टाइम लग रहा है, आप क्या करें, सारे क्वेश्चंस का मैंने तो सोचा था कि 20-25 मिनट में हो जाएगा, लेकिन शुरू में बातें हो गई, इस वजह से टाइम लग रहा है। लेकिन आपको टाइम को कुछ नहीं करना, आपको बस जो चीज़ें उन्हें पढ़ते रहिए, ठीक है। नोट करें जल्दी से फटाक से। देखो अब आपके सामने क्या है, क्या लिखा हुआ है आपके सामने, देखो इडियम एंड फ्रेजेज, इडियम एंड फ्रेजेज का अगला फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। रमेश was on cloud line when he heard that he had won the lottery। इनके ऑप्शंस हैं फ्रस्ट्रेट होना, वेरी हैप्पी होना, कंफ्यूज होना, शॉक्ड होना। क्या लिखा हुआ है वर्ड आपको, देखो इनमें सिनोनिम किसका बताना है, ईडियम एंड फ्रेजेज किसका बताना है, ईडियम फ्रेजेज किसका बताना है बताइए। आपको ईडियम फ्रेज किसका बताना है, ईडियम किसकी बतानी है, जो अंडरलाइन की हुई चीजें है उसका आपको क्या बताना है, क्या बताना है दोस्तों, ईडियम। क्या लिखा हुआ है अंडरलाइन में, ऑन क्लाउड 9। देखो सेंटेंस पढ़ो क्या लिखा हुआ है, रमेश वाज ऑन क्लाउड 9 व्हेन ही हेयर्ड दैट ही हैड वॉन द लॉटरी। यानी रमेश वाज ऑन क्लाउड 9, यानी रमेश ऑन क्लाउड का मतलब होता है 7वें आसमान पर होना, इसको बोलते हैं 7वें आसमान पर होना, आसमान पर होना, ठीक है। एक मुहावरा है ये कि 7वें आसमान पर, यानी बहुत अत्यधिक खुश होना, बहुत ही ज्यादा हैप्पी होना। कब कि जब उसने सुना, ही सी हेयर्ड, यानी उसने जब सुना, इसमें रमेश सी की जगह ही आना चाहिए, ठीक है, इसमें कुछ मिस्टेक की वजह से लिख दिया। सी हेयर्ड यानी या ही हेयर्ड यानी उसने सुना, दैट ही हैड वॉन द लॉटरी यानी उसने क्या किया, हमारे पास उसने लॉटरी जीत लिया, जो हमने उसने लगाई थी प्राइज वो जीत लिया है, तो उसे इतनी ज़्यादा अत्यधिक खुशी हुई। तो यानी उसकी जो खुशी है वो कहाँ पर चली गई, 7वें आसमान पर, ठीक है। तो इसका कौन सा मतलब होगा, देखिए सबसे पहले लिखा फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का मतलब क्या होता है, एफ क्या लिखा हुआ है, FRUSTRACTED। फर्स्ट एड यानी होता है आप कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, आपको कुछ दिक्कत दे रहा है, तो आप क्या बोलते हैं, मुझे फर्स्ट एड मत कर, यानी मुझे हताश मत कर, कोई चीज़ करने से रोक रहा है उसे, तो उसको बोलते हैं हताश, हताशा होना है, हताश व्यक्ति, ठीक है। अगला वर्ड है वेरी हैप्पी। मुझे बता हमें खुश होना चाहिए था या नहीं जब वो लॉटरी जीतेगा, तो इसका मतलब हमारे पास इसका इडियम फ्रेजेज यहीं से मिल गया, क्या, वेरी हैप्पी होना, ठीक है, बहुत अत्यधिक खुश होना, 7वें आसमान पर पहुंच जाना, ठीक है। उसके बाद वर्ड एक और दे दिया, इनका मतलब देख लीजिए कंफ्यूज। कंफ्यूज यानी कोई चीज़ आपको बता दी जाए और वह इतनी जटिल चीज़ हो या कॉम्प्लेक्स बना दी जाए, तो आप क्या बोलोगे कि मुझे कंफ्यूज मत कर, मुझे जो करना है मेरा काम करने दे। तो यानी कुछ स्पष्ट तरीके से दिया हुआ है, स्पष्ट नहीं है, नॉट क्लियर, ठीक है।
आगे वर्ड लिखा हुआ है शॉक्ड। शॉक्ड का मतलब क्या होना, सरप्राइज देना या आश्चर्यचकित करना, आश्चर्यचकित करना। इसका मतलब क्या हो गया, शॉक्ड का आश्चर्यचकित करना, कंफ्यूज का मतलब अस्पष्ट यानी नॉट क्लियर, और फ्रस्ट्रेट का मतलब हताश। तो बचा वर्ड है वेरी हैप्पी, इसका मतलब क्या होता है, सातवें आसमान पर होना। तो ये आपका क्या है, करेक्ट इडियम एंड फ्रेजेज का आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑन क्लाउड नाइन को कभी नहीं भूलना, क्या होता है, सातवें आसमान पर होना यानी बहुत अत्यधिक खुश यानी वेरी हैप्पी। ठीक है, नोट करें इसे। कर लिया दोस्तों। देखिए अगला इडियम देखिए क्या है, जल्दी से देखो क्या लिखा हुआ है। द पुलिस स्मेल्ट द रैट बिहाइंड द डेथ ऑफ द गर्ल, यानी द पुलिस स्मेल्ट द रैट बिहाइंड द डेथ ऑफ द गर्ल। तो हमें इडियम किसका बताना है, स्मेल्ट द रैट, इसका आपको क्या बताना है, स्मेल्ट द रेट का मतलब क्या बताना है आपको, इडियम फ्रेजेज। तो द पुलिस स्मेल्ट द रेट, आगे क्या लिखा हुआ है, बिहाइंड द डेथ ऑफ द गर्ल, यानी जो व्यक्ति की या जो उस लड़की की हत्या हुई है, पुलिस उसके बारे में क्या कर रही है, यानी उस व्यक्ति की हत्या पर किसी को क्या है, संदेह है। इसका मतलब होता है संदेह होना, संदेहजनक बात। स्मेल्ट, स्मेल द रेट, यानी कोई घर में आपके देखो, आपने प्रैक्टिकली भी देखा होगा, जब आप घर में रहते हो तो आपका चूहा वगैरह देखे होंगे आपने। ठीक है, जब वो चूहा वगैरह एक्सपायर हो जाता है या फास्ट अवे मर जाता है वहाँ पर आपके घर में, आपको वो दिखता तो नहीं, लेकिन आपको उसकी स्मेल आने लग जाती है कि हाँ कहीं पर तो मरा हो। ठीक है, उसका पोस्टमार्टम करना है तो उसे ढूंढना होगा। तो जब उसको ढूंढते हैं तो आप क्या बोलते हैं कि स्मेल द रेट, यानी आपको संदेह है थोड़ा थोड़ा उसके बारे में, कुछ चीज़ें आपको पता लग रही हैं कि हाँ कहीं पर तो है इस कमरे के अंदर। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, स्मेल्ट द रेट, यानी उसे संदेह है थोड़ा थोड़ा। तो संदेह किस वर्ड का मतलब होगा ये निकालना है। पहला लिखा हुआ गोट वेरी कंफ्यूज्ड, गोट वेरी कंफ्यूज्ड, गोट वेरी कंफ्यूज्ड, इसका मतलब क्या होगा, गोट वेरी कंफ्यूज्ड का मतलब होता है वेरी मच कंफ्यूज, बहुत अत्यधिक क्या करना, उसे नोट क्लियर है स्पष्ट कर देना। उसका मतलब क्या होता है, नॉट वेरी कंफ्यूज्ड। ठीक है, गोट वेरी मच कंफ्यूज्ड, सॉरी। तो इसका मतलब नहीं होगा संदेहवाचक, पहला ऑप्शन गलत। सेकंड देखिए आप क्या है, आइडेंटिफाइड इन डेनी इनडेनिफाइड। ठीक है, सॉरी ये लिखा हुआ है यार, इन क्या लिखा हुआ है ये, इनडेंटिफाइड, इसमें सही नहीं लिखा हो, इन आइडेंटिफाइड है, सॉरी, इन आइडेंटिफाइड केस ऑफ द डेथ, आइडेंटिफाइड केस ऑफ द डेथ ये लिखा हुआ है, इसमें सही नहीं लिखा हुआ पेपर में। तो इन आइडेंटिफाइड द केस ऑफ द डेथ, यानी जो केस का जो कारण है उसको उसने क्या कर लिया, पहचान लिया। तो हमारे पास कहीं इसमें संदेह की चीज़ें आ रही हैं क्या, नहीं आ रही, कैसे भी करके। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वर्ड है ये भी नहीं होगा। ठीक है, अगला वर्ड लिखा हुआ है आपके सामने क्या, सस्पेक्ट द समथिंग इज फिशी, सस्पेक्ट, एक सेकंड रुके यार, चल नहीं रहे कोई से भी, क्या है, सस्पेक्टेड, पैक्टेड द दैट समथिंग इज फिशी, इसका मतलब होना किसी चीज के बारे में कुछ संदेह होना। तो मतलब जो सस्पेक्टेड वर्ड आ गया तो मतलब सस्पेक्ट होना या संदेह होना। तो ये आपको यहीं से देखते पता लग गया कि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, यानी संदेह का मतलब, जो स्मेल्ट द रेट का मतलब क्या हुआ, सस्पेक्टेड दैट समथिंग इज फिशी। ओके, समझ आया, कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए बस। ठीक है, यहाँ तक नोट करें। अब दो क्वेश्चन और हैं स्पेलिंग टेस्ट के।
देखो मार्कर में थोड़ी सी स्याही ख़त्म हो चुकी है, इनको आप क्वेश्चंस को जल्दी से देख लीजिए, कहीं ये नाराज़ ना हो जाएं बस। देखो अब अगला वर्ड है स्पेलिंग टेस्ट, ठीक है। वर्तनी परीक्षण, या हमको पहचानना है गलत होगा या सही होगा। देखिए इसका जस्ट अगली स्लाइड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, 4 वर्ड दिए हुए, क्विंसेंस, कॉन्टिनेंट, क्वीनियन, क्यूनेन, क्वेश्चनियर, ठीक है। इसमें से आपको ऊपर नहीं लिखा हुआ, इसमें आपको क्या करना है, रॉन्गली वर्ड ढूंढना है। पहले में आपको रॉन्गली वर्ड निकालना है, रॉन्गली स्पेल्ड करना है, ठीक है। लिखा हुआ नहीं है, रह गया हो टाइपिंग में, तो इसमें क्या करना है, आपको गलत वर्ड देखना है, अशुद्ध वर्तनी देखनी है। 3 तो सही है, एक अशुद्ध वर्ड है, उसे बताना है कौन सा है। देखो फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन आपका QUIES, उसके बाद ENC, ठीक है। उसके बाद सेकंड पर लिखा हुआ है QUOTIENAENT, सॉरी। थर्ड पर QUI, उसके बाद लिखा हुआ है NINE। फोर्थ पर QUESTIONNIRE। ये 4 वर्ड्स हैं, क्वेंसेंस, कॉन्टिनेंट, क्यूनिन और क्वेश्चनियर। ये क्यू है, ठीक है, सामने लिखा हुआ है, अगर नहीं पर दिख रहा तो इसमें बताओ इसका मतलब क्या होता है, किसमें ऑप्शन में आपकी स्पेलिंग गलत है। देखो सबसे पहले इसको देखो, ये लिखा हुआ है QUESTIONNAIRE, क्वेश्चन नियर। जब इसका मतलब आपके पास, इसका मतलब होता है प्रश्नावली, ठीक है। यानी क्वेश्चन नियर का मतलब क्या होगा, प्रश्नावली। तो ये स्पेलिंग इसकी क्या है, ये करेक्ट है, ठीक है। ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, यानी ये नहीं हो सकता, ठीक है। गलत निकालना है। एक होता है क्यूनेन, जिसकी हमारे पास दवा होती है, क्यूनेन की दवा, उससे हम क्यूनेन ही बोलते हैं। तो क्यूनेन की स्पेलिंग क्या होती है, QUININE, QUININE, Q9 यानी क्यूनेन, इसको बोलते हैं उच्चारण में क्यूनेन। तो स्पेलिंग हमारे पास इसकी क्या है, स्पेल्ड सही है। इसके बाद हमने देखा QUOTIENT, कॉन्टिनेंट या क्यूंटिनेंट का मतलब होता है भागफल। जब आप किसी चीज़ में किसी का भाग देते हैं तो जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो ये इसके तीनों की स्पेलिंग हमारे पास क्या सही है ये, ठीक है। तो इनका मतलब ये तीनों आंसर नहीं हो सकते, तो जो बचा है वो हमारे पास इसका आंसर होगा, ठीक है। अब इसमें आपको देखेंगे तो क्या आपकी स्पेलिंग गलत है, क्वेनेसेंस, इसका मतलब होता है शांति, बिल्कुल शांति प्रिय चीज़ होना। इसकी स्पेलिंग सही देखो क्या होगी, ये नहीं चल रहा तो देखो QUIESCENCE, क्वेंसिनेंस। कैसे, QUIESCENC, क्वेंसिनेंस का मतलब हो क्या, शांति, क्या, शांति। बताओ कोई दिक्कत स्पेलिंग टेस्ट में, कोई नहीं है। तो अब आपको इसे नोट करना है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखना है क्या है, जल्दी से नोट करो, टाइम बहुत हो चुका है। देखो अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इसमें भी आपके सामने टाइपिंग नहीं लिखा हुआ, तो इससे आप क्या करना है, इन चारों वर्ड्स में से आपको करेक्ट वर्ड ढूंढना है, ठीक है। एक करेक्ट का, एक इनकरेक्ट का, करेक्टली स्पेल्ड ढूंढना है। बताओ करेक्ट वर्ड या शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी। 4 वर्ड है, PROFFESSION, एक है PROFECTION, PROFESION, PROFESSION। ये सारी स्पेलिंग एक है, लेकिन इनमें से कौन सी वो सही है जिसका हमारे पास करेक्ट वर्ड हो जाए। देखो इसमें जो वर्ड है इसका मतलब होता है प्रोफेशन, आपने सुना होगा PRO, इसकी सही देखो, सही बताता हूँ, PROFESSION, प्रोफेस, ऐसे याद कर सकते हो, प्रोफेशन, प्रोफेशन, PROFESSION, प्रोफेशन। इसका मतलब होना व्यवसाय,
व्यवसाय होना किसी चीज़ का पेशा, यानी मेरा प्रोफेशन है, मैंने कोई दुकान कर रखी है, कोई शॉप कर रखी है, तो उसका पेशा है दुकान पर काम करने का। ठीक है। आपके पिताजी वगैरह कहीं पर भी काम करते हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो, प्राइवेट सर्वेंट हो, उसका एक व्यवसाय है, उसका पेशा है जो वो करता है। उसकी सही स्पेलिंग क्या होती है इंग्लिश में? PROFESSION। तो कौन सी होगी इसमें ये वाली? फर्स्ट में देखा तो PRO सही है, उसके बाद डबल F आ गया, लेकिन हमें पास एक F चाहिए था, तो ये वाली फर्स्ट क्या हुई इसकी? गलत। सेकंड देखी PRO सही है, FET आया हुआ है इसमें, यहाँ पर कहीं भी टी नहीं है, तो ये गलत। तीसरी देखो PROFE, यहाँ तक हमारे पास सही है, लेकिन यहाँ पर एक एस दिया हुआ है और यहाँ पर कितने एस हैं? 2, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया? गलत। फोर्थ पर देखो क्या लिखा? PROFESSION, यानी इसमें एस कितनी बार है? 2 बार है। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा वर्ड सही है? हमारे पास PROFESSION, यानी व्यवसाय या पेशा। तो ये आज के वर्ड्स थे, इसको नोट कर लो, फिर आगे की बात करते हैं इनको हटाकर। कर लिए? देखो, पढ़ाई लिखाई की बात हुई खत्म हमारी आज की। अब आपको ये बताना है कि कैसी हमारी ये क्लास लगी। जो मैंने आज हमारे प्रयास किया थोड़ा सा कि इंग्लिश को भी आपके लिए डाला जाए, तो ये प्रयास कैसा लगा हमें ये बताना है आपको। हमने एक सीरीज चालू कर तो दी, लेकिन आपको कैसी लग रही है वो भी तो पता होना ज़रूरी है, आगे बढ़ाए या नहीं बढ़ाएं। ठीक है, तो इस जो सीरीज है वोकेबलरी की, ये आपके सामने बतानी है कि ये कैसी चल रही है, किस नाम से। वोकेबलरी रटना नहीं, सीखना है। मुझे बताओ, आपने इसमें से ऐसा कोई सा भी वर्ड है जो रटा है? बताओ, कोई वर्ड ऐसा है क्या कहीं जो रटा हुआ है? कहीं भी एक ऐसा वर्ड नहीं होगा आपको पूरी की पूरी क्लास में जो मैंने रटवाया है। सबको एक एक करके हिंदी हिंदी कर करके उसको समझाया हुआ है, सभी को सिखाते हुए लेके चले। तो इसका मतलब यही है कि इसी में हमें सीखना है। ठीक है, आप यहाँ से अगर 10 वर्ड देखोगे, आपको लग तो 10 ही रहे होंगे, लेकिन इसमें कम से कम आपकी 50 वोकैब हो गई होगी। 50 नहीं तो 40 तो आपकी मैक्सिमम इसमें वोकैब आपकी मिल गई होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस क्लास को बड़ी शिद्दत से देखना है। आपकी सोना बाबू, आपके जो भी है घर वाले, सबको आपको एक साथ बैठा कर देखना है। कोई हमारे पास पाबंदी नहीं है, कोई भी हमारी क्लास देख सकता है। सारी दैनिक जीवन से रिलेटेड वोकैब है, हर एक वर्ड। ठीक है, और एग्जाम में जैसे आपका पैटर्न है वैसे पैटर्न पर मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। 2 सिनोनिम, 2 एंटोनिम, 2 वन वर्ड, 2 इडियम फ्रेजेस, 2 स्पेलिंग टेस्ट। ये हमारे पाँच टॉपिक वोकैब से निकल कर आते हैं। ठीक है, और ग्रामर होती है, और कंप्रिहेंशन, पैसेज, क्लोजटेड, PQRS होता है। ठीक है, तो हम वोकैब को लेकर चल रहे हैं, तो आप इसमें वोकैब में बेहतरीन करना है जो करना है आपको। ये बातें थी, और जो भी आज ही हमारे चैनल पर जुड़ा है वो हमारे चैनल KD कैरियर हब को सबसे पहले तो जाकर इसे सब्सक्राइब करें, आपका यही कर्तव्य है आज का। ठीक है, यही सब कुछ हमारे पास, टेलीग्राम, इंस्टा ID, फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप, यूट्यूब चैनल, सब कुछ यही है। इसे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, आपका जो मन करे वो कर लेना है। सब्सक्राइब, फॉलो, इंस्टा पर फॉलो कीजिए, फेसबुक पर फॉलो कीजिए, वीडियो को आइए लाइक करें, और सभी के साथ शेयर करना तो भूलना ही नहीं है। आपके अलावा आप खुद को लाभ नहीं उठाना, सभी को लाभ उठाना है इसका। ठीक है, तो ये थी आज की। सभी बताएं कैसी लगी हमारी क्लास आज की? बेहतरीन है। टाइम तो लगा इसमें कम से कम 50-60 मिनट हो गए, घंटा ही पहुंच गया होगा। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है आपको, जितना टाइम लगे कोई बात नहीं। थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, कल कम लगेगा और कम लगेगा, आपको तुरंत जल्दी से याद हो जाएंगे। जो आज पढ़ाया मैंने, एक एक वर्ड आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप बता दीजिए कौन सा वर्ड हमारे पास समझ में नहीं आया। ठीक है, वही हम दोबारा से करा देंगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। कौन सी होगी? हमारी प्रचंड सीरीज की 2nd नंबर क्लास की।
राजस्थान जी के उसमें हम चला रखी है। ठीक है, एक हमने इसमें रील भी डाली थी कि जो क्लॉक टेस्ट अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन अगर उसमें मिरर इमेज आ जाती है, उसकी एक हमने शॉर्ट वीडियो डाली हुई है, कल ही डाली थी शायद। उसमें शॉर्ट वीडियो के अंदर उसमें आपको मिरर इमेज को तुरंत कैसे सॉल्व करें रीजनिंग में, वो है। उसमें क्या करते हैं हम 1260 या 1160 सॉरी, उसमें से माइनस कर देंगे तो तुरंत आपका मिरर इमेज आ जाएगी। अन्यथा आप घड़ी को दर्पण में दिखाते ही रह जाओगे, आपका क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो डायरेक्ट अप्रोच से भी हमने वो करा दिया था 15 सेकंड के अंदर अंदर ही मिरर इमेज तो। ठीक है दोस्तों, और बेहतर उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम क्लासेज लाएंगे क्लॉक की, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, जब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। सभी खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ाते रहें, पढ़ते रहें, अपने घर वालों की पालना करते रहें। जो भी वो कहें उनकी अनुपालना आपको करनी है, उनकी बात माननी है और उनकी सेवा करनी है, और अपनी पढ़ाई तो करनी है ही। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।